So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो फाइनली नीट की फ्री सीरीज आ चुकी है जिसमें हम नीट के सारे चैप्टर्स एक एक करके सारे कवर करेंगे विथ 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो इस क्लास में हम नीट के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे लाइन बाय लाइन. ठीक है, हम पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल होने वाली वीडियो. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी ये, क्योंकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. क्लास 12 वाले बच्चों को मैं बोलता हूं कि ये वीडियो देखना जरूर, क्योंकि आपके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के बाद आपके सारे बेसिक्स सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सीयूटी वालों के लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है, क्योंकि मैं मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, वो बहुत यूजफुल होने वाला है. मैं टाइम स्टैम्प्स अटैच कर दूंगा. ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प्स अटैच कर दूंगा, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है तो भी आप वो पढ़ सकते हो. तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे. तो दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो स्टार्ट करते हैं. पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पे जाएंगे. तो धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है सिस्प्लेटिन टैक्सोल. अभी सिस्प्लेटिन और टैक्सोल होते क्या है ये केमिस्ट्री की लाइफ में. ठीक है, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स. ठीक है, केमिस्ट्री की वजह से ये ड्रग्स आए हुए हैं. कौन कौन से आपको याद रखने हैं? सिस्प्लेटिन याद रखना है आपको पता होना चाहिए. टैक्सोल, ये किस में यूज होते हैं? ये दोनों यूज होते हैं हमारे कैंसर थेरेपी में. ठीक है, कैंसर थेरेपी में यूज होते हैं. जो दूसरा ड्रग है AZT एजिडोथायमिडीन, ये किसके लिए यूज होता है? ये एड्स के पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नीट में पूछ लेते हैं कभी कभार. ठीक है, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिस्प्लेटिन आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर होता है PTCl2 NH3 होल ट्वाइस. ठीक है, सिस्प्लेटिन मतलब सिस फॉर्म. ठीक है, सिस फॉर्म कैसे बनाएंगे? इसकी सिस फॉर्म बनाएंगे PTCl और NH3. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिस्प्लेटिन. सिस्प्लेटिन जो है वो हमारी कैंसर थेरेपी में यूज होती है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया. कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो देखो, हमको पता है मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर की 3 फॉर्म्स हमको पढ़नी है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी होती है. कौन कौन सी है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है. लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है. ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं. जितने सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होते हैं, लिक्विड में इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए एक फिक्स शेप नहीं होती है. जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है. ठीक है, उसी की शेप ले लेता है. लास्ट गैसेज है, गैसेज में नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप. ना शेप होती है ना वॉल्यूम होती है. वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को. किसके स्पेस को? कंटेनर के स्पेस को, जिसमें वो रखे जाते हैं. ठीक है, जिसमें वो रखे जाते हैं. अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखो, सॉलिड को अगर हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो हम मेल्टिंग करेंगे. ठीक है, अगर हमको सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे उसको. अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वेपराइज करेंगे या हीट करेंगे. ठीक है, या हीट करेंगे. अगर हमको गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे. इसको बोलते हैं कंडेंस, या बोल सकते हो आप कूल. क्या बोल सकते हो? कूल. और अगर हमको लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफाइड. ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हमको सॉलिडिफाइड करना पड़ेगा या लेस टेम्परेचर पे कूल करना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स हाउ. तो ऐसे देखो, सॉलिड में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, इसलिए ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर होते हैं थोड़े. और गैसेज में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और वो कोलाइड करते रहते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे. एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, बेसिक से. अब देखो, मैटर जो है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. ये यहां से भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, नीट में यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखना. मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर 2 तरह के होते हैं. एक तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है. होमोजेनियस मतलब जहां पे यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब अगर आपने 2 चीजों को मिक्स करा तो वो यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने, हमारे पास क्या है, ग्लास है, उसमें वाटर है, उसमें अगर हमने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट पूरा घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं सॉल्ट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर. दूसरा एग्जांपल क्या है? शुगर इन वाटर. अगर हमने शुगर डाला पानी में तो वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. अगर आपने सॉल्ट और शुगर को मिक्स करा तो कुछ जगह तो सॉल्ट ज्यादा होगा, कुछ जगह शुगर ज्यादा होगा. कुछ जगह सॉल्ट ज्यादा होगा. अगर आपका एक मान लेते कंटेनर है, वहां पे कई जगह सॉल्ट ज्यादा होगा और कई जगह शुगर ज्यादा होगा. तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर.
तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर को का एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसको। प्योर सब्सटेंस में हमको दो चीजें पढ़नी है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो एक सिंगल एटम से, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल वहां पे होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं वहां पर होते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उसके बाद क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहां पर होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं, जैसे हमारे पास H2 है और एक O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 एक एलिमेंट है और O2 एक एलिमेंट है। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। H2O क्या हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब ध्यान से सुनना, देखो अब ध्यान सुनना। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसी अमाउंट में रहते हैं वो। अब ध्यान से देखो, ये यहां पर प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हमने देखा अभी। पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो मैंने आपको बताया। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखो, अब जो Mg है वो क्या है, एक एलिमेंट है। Mg क्या है, एक एलिमेंट है। वो किससे बना है, एलिमेंट है, वो किससे बना है, वो Mg के एटम से बना है। H2 क्या है, एक एलिमेंट है, वो किससे बना है, H2 के मॉलिक्यूल से बना है, H2 के एटम से नहीं बना है। हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे हम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना, ना कि हाइड्रोजन एटम से बना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में। सिंपली बात करें अगर हम बोरोन की, तो बोरोन जो है वो एलिमेंट किससे बना है, बोरोन के एटम से बना है, ठीक है, बोरोन के एटम से बना है। तो बोरोन तो पहले ही बता दूं आपको, एलिमेंट है, कंपाउंड तो है ही नहीं, और बोरोन एलिमेंट किससे बना है, बोरोन के एटम से। अगर हम बात करें पी, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, किससे बना है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, इन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। सिमिलरली अगर CO2 है, तो CO2 जो है वो कंपाउंड है, उनको पता है सबको, कंपाउंड है, और CO2 किससे बना है, CO2 मॉलिक्यूल से बना है। और CO2 मॉलिक्यूल किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो ये कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना है, ठीक है। आया समझ में, आई होप इट्स क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ना देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। Every substance has unique or characteristic properties. These properties can be classified into two categories, physical और chemical properties. Physical properties क्या होती है, जब इनको measure करते हैं ना और observe without changing the identity of or the composition of the substance. जब भी हम इनको measure करते हैं तो physical property में कोई change नहीं आता। जैसे अगर आपने एक solution है, उसका अगर आप pH ले रहे हो, ठीक है, pH measure कर रहे हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, pH measure कर रहे हैं। तो pH measure करने के लिए आपको pH strip डालनी पड़ेगी उस solution में। उसके बाद अगर रेड टू ब्लू होगा तो बेस होगा, अगर ब्लू टू रेड होगा तो क्या होगा, एसिड होगा। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कंपोजिशन में चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कंपोजिशन। बट अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी केमिकल चेंज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। तो आप मान लेते हैं अगर आपने देखा कि एसिड है, और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है, तो हमको बेस रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है, इसकी हमको बेस रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो जब आप रिएक्शन कराओगे एसिड की बेस से, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। मतलब क्या आ गया, एक केमिकल चेंज आ गया। क्या आ गया, एक केमिकल चेंज आ गया जब आपने केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने का सोचा। जब केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने की सोचेंगे तो क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा। बट जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करोगे तो वहां पे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को आप जब मेजर करोगे तो वहां पे कंपोजिशन का कोई चेंज नहीं आएगा, बट जब आप केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करोगे तो कंपोजिशन में चेंज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको पढ़नी है यूनिट्स। अब देखो यूनिट दो तरह की होती है, एक तो इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। वो आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द मैट्रिक सिस्टम व्हिच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस in late 18th century was more convenient as it was based on the decimal system, ठीक है, वो मोर कन्वीनियंट थी। अब आपको ध्यान का रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसा सिस्टम होता है उसमें 7 बेसिक यूनिट्स होती है, ठीक है, 7 बेसिक यूनिट्स होती है, 7 बेस यूनिट्स होती है, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स होती है। कौन कौन सी, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स होती है।
तो देखो कौन कौन सी यूनिट होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। हमारे केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बॉक्स में कर भी रखी है, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम, एल, एल की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। मीटर की स्पेलिंग METER नहीं होती है, METRE होती है, ठीक है। उसके बाद डिनोट किससे करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, मास को एम, किलोग्राम होती है, केजी से डिनोट करेंगे, टाइम के लिए टी सेकंड, और सेकंड को डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। SEC से नहीं करते, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस से डिनोट करते हैं, ना कि SEC से डिनोट करते हैं। देन आता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा केल्विन में, ऐसा यूनिट हमारी केल्विन में होती है, डिग्री सेल्सियस हमारी CGS यूनिट है, फिर ये केल्विन हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, एन क्या होता है, मोल होता है, और सिंबल क्या होता है इसके लिए, सिंबल होता है मोल, MOL, ठीक है। MOL ही नहीं होता, MOL होता है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट आप थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट वैसे हम डिनोट करते हैं I से, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं A से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं A से, जो यूनिट है उसको डिनोट करते हैं A से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस याद रखने, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻15 जो है वो फेम्टो होता है, 10⁻12 पीको होता है, पिकोमीटर, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, 10⁻2 होता है सेंटी, और जो 10⁻1 होता है वो होता है डेकी। क्या होता है, डेकी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कभी कभार। 10 जो होता है वो डेका होता है। 10⁻2 जो होता है, देखो 10⁻2 होता है, उसको बोलते हैं हेक्टो। कहाँ से आया है, हेक्टेयर से आया है। जो लैंड हम मेजर करते हैं ना हेक्टेयर में, उसी से आया है हेक्टो, ठीक है। 10⁻3 सबको पता होता है किलो, और 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है, ठीक है। आगे की आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं आती है, कभी कभी पूछी जाती नहीं है, तो ये पता होना चाहिए 10⁻6 क्या होता है, मेगा होता है। क्या होता है, 10⁻6 मेगा। चलते नेक्स्ट पे। अब मास और वेट सबको पता है। देखो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब कितना मैटर प्रेजेंट है किसी बॉडी में, ठीक है। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उस बॉडी पे, ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उस बॉडी पे, उसको बोलते हैं वेट। तो वेट क्या है हमारा, फोर्स है, फोर्स है। तो वेट की यूनिट क्या होगी, वेट की यूनिट होगी न्यूटन। और मास क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ मैटर है, तो मास की यूनिट होगी या तो ग्राम या केजी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं एक, अगर आप अर्थ पे हो तो आपका वेट और मास तो सेम ही रहेगा, बट अगर आप चांद पे पहुंच गए तो आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अगर आप पहुंच गए मून पे, अब मून पे आपसे कोई पूछे अगर कि आपका मास कितना है, तो मास तो सेम रहेगा, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, बट जो वेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है। मून पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप फोर्स और मास और वेट में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम हमको पता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है कोई भी सब्सटेंस को बोलते हैं उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है लेंथ क्यूब मीटर क्यूब में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। इससे क्या पता लगा हमको कि मीटर क्यूब जो है वो बड़ी यूनिट है लीटर से, वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर क्यूब जो है वो बड़ी यूनिट है लीटर से। आपको क्या क्या याद रखना है, देखो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये हमको सबको पता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोल देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोल देते हैं। तो अगर आपको सीसी लिखा है तो वो भी सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 लीटर लिखा हो 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो दोनों सेम होंगे, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है। देखो यहाँ से 1000 कैंसिल, और 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml इक्वल्स टू 1 cc, ठीक है। तो कॉमन यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, बट जो ऐसा सिस्टम में यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट कौन सी हो गई वॉल्यूम की, ऐसा यूनिट हो गई हमारी मीटर क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारी लीटर नहीं होती, ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी मीटर क्यूब, जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है। मीटर क्यूब लीटर से ही बड़ी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट होती है हमारी केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होती है। जो यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस इंटेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं।
डेंसिटी क्या बताती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल अस हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम मतलब जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स क्या है? टाइटली पैक्ड, इसलिए वॉल्यूम उन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कम वॉल्यूम मतलब डेंसिटी ज्यादा और मास भी ज्यादा, ठीक है। इफ डेंसिटी इज मोर इट मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको पता है कि हीटनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए काम आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए आपको 3 यूनिट होती है, ठीक है। एक डिग्री सेल्सियस होती है, एक केल्विन होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है। आपको तीनों को इंटरचेंज करना आना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस ये सबको पता होता है कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में हमको 273.15 प्लस करना पड़ता है। बट ये पता होना चाहिए, नीट के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर हमको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस उसमें 32 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको आंसर जो होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये एकदम बेसिक थिंग्स है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोई भी नहीं पढ़ाता आपको, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छी तरह, ठीक है। तो ध्यान समझना हर चीज को। अब देखो अनसर्टिनिटी क्या होती है? अनसर्टिनिटी क्या होती है? देखो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू होती है। मतलब जो आपने किससे निकाली? इंस्ट्रूमेंट से निकाली, ठीक है। वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आपने थ्योरेटिकली निकाली और एक एक्चुअल वैल्यू निकाली आपने इंस्ट्रूमेंट से। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू वही होती है अनसर्टिनिटी। वही क्या होती है? अनसर्टिनिटी। कितना आपका रिजल्ट जो है वो अनसर्टेन है, तो ये कितना आपका रिजल्ट अनसर्टेन है। लेट्स से आपका आया 11.2 ml, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 11 तो सर्टेन है, मतलब 11 ml तो होगा ही होगा। बट ये 0.2 जो है, ये 0.2 जो है, या तो ये 0.1 भी हो सकता है, ये 0.2 भी हो सकता है, ये 0.3 भी हो सकता है। मतलब क्या है? 0.1 प्लस माइनस 1 का 11 प्लस 11.2 प्लस माइनस 0.1, मतलब 0.1 से 0.1 की क्या है? अनसर्टिनिटी है। 0.1 की क्या है? अनसर्टिनिटी है, मतलब 0.1 ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 कम भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी, दिस इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज होता है? देखो अब हमारे पास बहुत लार्ज नंबर्स होते हैं, ठीक है। केमिस्ट जो होते हैं हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज दिस। हम पढ़ेंगे कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ पे कितने जीरो है? 602, इतने सारा जीरो है, ठीक है, इतने ज्यादा जीरोज है। या हमारा ऐसे नंबर है 0.000000166। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो इसको लिखने के लिए उन्होंने क्या करा? एक साइंटिफिक नोटेशन प्रोवाइड किया। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n × 10⁻n की फॉर्म में, ठीक है। उन्होंने क्या करा? n × 10⁻n की फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करा। अब ध्यान समझना कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर मेरे पास नंबर है 238.508, ठीक है, 238.508। अब मुझे एक्सप्रेस करना है n × 10⁻n की फॉर्म में। तो देखो मैं क्या लिखूंगा? 2.38508 मल्टीप्लाइड बाई 10। n की वैल्यू क्या होगी? अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने डेसिमल को क्या करा? डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं। कितना? 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद ले जा रहा हूं। मैं डेसिमल को यहां पे लेके आ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? डेसिमल को यहां पे लेके आ रहा हूं, मतलब 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, 2 डिजिट के पहले लेके आ रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो प्लस आएगा, और मैं दो डिजिट के पहले लेके जा रहा हूं, मतलब 2 डिजिट उसको मूव करवा रहा हूं डेसिमल को, तो यहां पे आएगा +2। क्या आएगा? +2। आया समझ में? मैं 2 डिजिट डेसिमल को प्लेस करवा रहा हूं, और किस डायरेक्शन में प्लेस करवा रहा हूं? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में प्लेस करवा रहा हूं? लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। तो कंपोनेंट एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा? +2 आ जाएगा। एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा? +2 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम +2। सिमिलरली अगर मेरे को इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1.6। अब देखो मैंने डेसिमल को क्या करा? राइट डायरेक्शन मूव करा। डेसिमल को मैंने राइट डायरेक्शन मूव करा, और कितना मूव करा? 1 2 3 4। 4 डिजिट के बाद डेसिमल को मूव कर रहा हूं मैं। 4 डिजिट के बाद डेसिमल को मैं लेके आ रहा हूं। 4 डिजिट के बाद मैं डेसिमल को लेके आ रहा हूं, मतलब 4। और राइट साइड में मैं डेसिमल को लेके आ रहा हूं, मतलब राइट साइड में। तो यहां पे आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा? -4।
तो हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴. सो दैट्स हाउ वी राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन. नंबर्स को ऐसे लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में. अगर हमारे पास 238.508 है तो हमारा हो जाएगा 2.38508 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और 0.0016 को 1.6 इंटू 10⁻⁴. अगर मैं मान लेते हैं हमारे पास ऐसा नंबर है 750, ये है मेरे पास. अब मेरे को इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? 7.5 डिवाइड बाय, देखो 7.500 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर्स? 1 2 3 4 नंबर्स के बाद लगा रहा हूं मैं. कितने नंबर के बाद? 4 नंबर के बाद. तो यहां पे आ जाएगा 10⁻⁴. ठीक है, राइट साइड में ले जा रहा हूं और 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा रहा हूं तो वहां पे आ जाएगा 10⁻⁴. ठीक है, बहुत बच्चों को इस पर प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं इसको. अब नेक्स्ट आता है जब भी हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं. ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो अब कैसे करेंगे एग्जाम में. अगर आपका एमसीक्यू पेपर है तो 5.6 को मैं लिख देता हूं 5, 10⁻⁵ ऐसे रहेगा. ये वाला करवा रहा हूं मैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.9 को मैं लिख देता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸. अब देखो बेस सेम है हमारा, बेस सेम है तो बेस क्या पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और ये जो नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये हो जाएगा 10, 5 प्लस 8, 5 7 35, 8 प्लस 5 इज 13, 8 प्लस 5 इज 13. और इसको क्या लिखूंगा? आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴. ठीक है, मैंने एक डेसिमल को एक नंबर के बाद पहले लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ और प्लस का आएगा 10⁻⁴. ठीक है, सिमिलरली आपको अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा? 2.7 डिवाइड बाय 5.5 तो डिवाइड कर लोगे आप, और जो पावर होगी 10⁻⁻3, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर आएगी ना तो माइनस हो जाएगी. अभी 10⁻⁴ है, अगर ऊपर लेके आओगे तो +4 से क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा. क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा. तो आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप आएगा 4.909, और हमारा आ जाएगा -3 -4 क्या हो जाएगा? -7. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.4909. ठीक है, अब हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में. हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब मेरे को पॉइंट को लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद. तो क्या होगा? 4.909 राइट हैंड साइड में लेके आओ तो नेगेटिव आएगा. नंबर कैसा आएगा? एक्सपोनेंट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. और कितना आएगा? क्योंकि मैंने एक डिजिट के बाद लेके आया हूं तो -1, एक डिजिट के बाद लेके आया हूं तो -1, और राइट लेके आया हूं इसलिए नेगेटिव आ गया. आए समझ में? तो ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है. आप समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना है. अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. तो मान लेते हैं अगर हमारे पास ये है, ठीक है, हमको ऐड करना है 6.65 को, 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.895 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴. ठीक है, ये वाला तो इजी है वैसे, ये वाला इजी है क्योंकि पावर सेम है. ठीक है, पावर सेम होगी, सिंपल पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लोगे. पावर को क्या कर लोगे? कॉमन ले लोगे, और इसको हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895. ठीक है, तो हो जाएगा. अगर पावर डिफरेंट होगी, ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं. अगर पावर डिफरेंट है 2.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. अब क्या करना पड़ेगा? पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा. पावर्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. तो 10⁻² को 10⁻3 बनाना पड़ेगा, या 10⁻3 को 10⁻2 बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? 10⁻3 को 10⁻2 बनाते हैं. तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2. 10⁻3 को 10⁻2 कैसे बनाएंगे? पॉइंट को इधर ले जाकर, पॉइंट को इधर ले जाना है हमको, क्योंकि हमको पावर को क्या करना है? ज्यादा करना है. -3 से -2 ले जाना है. -2 बड़ा है, -3 छोटा है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻². अब क्या हो गई? हमारी पावर्स सेम हो गई. पावर्स क्या हो गई? सेम हो गई. पावर सेम हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं आप 2.5 प्लस 2.5 माइनस 0.48, और पावर क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, 10⁻² बन जाएगा. अब इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, और 10⁻² ऐसे ही रहेगा तो आपका आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻². तो दैट्स हाउ यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, एंड इन लास्ट यू हैव टू राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, आपको लास्ट में क्या लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. ठीक है,
n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आना चाहिए। ठीक है, आपको टॉपिक आना चाहिए क्योंकि आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। जैसे आप मान लेते हैं हमारे पास 11.2 है। ठीक है, अब 11 ml तो है वहां पर, मतलब 11 ml तो है, मतलब 11 तो क्या है, 13 है। बट ये जो 0.2 आ रहा है ना, ये 0.2 आ रहा है, ये अनसर्टेन है। या तो 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में क्या होता है, एक सर्टेन वैल्यू होती है और अनसर्टेन वैल्यू होती है। ठीक है, और जो अनसर्टेनिटी होती है वो वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। ठीक है, या तो +-1 हो सकती है, या तो +1 हो सकती है, या -1 हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल्स कि हम सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालेंगे कैसे। हम सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालेंगे कैसे, तो एक एक करके मैं आपको रूल समझाता हूँ। ठीक है, बिना पढ़े मैं आपको रूल समझाऊंगा डायरेक्ट कि कैसे करना है। देखो, अगर आपके पास सारी नॉन जीरो डिजिट होगी, अगर आपके पास जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी उनको आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो कितनी डिजिट्स हैं, 296, और तीनों नॉन जीरो है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 8 है और 9 है। जीरो तो जीरो डिजिट है, तो कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। नेक्स्ट देखते हैं 0.03। 0.03 में कितने हैं, 0.03 में सिर्फ एक है। ठीक है, हमको नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस को नहीं काउंट करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो प्रेजेंटिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरोस आ रहे हैं, जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरोस आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, उनको काउंट नहीं करना है। तो यहां पे एक होगा और यहां पे कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2। नेक्स्ट देखो, अगर जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, अगर जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं और वहां पे डेसिमल भी है, ठीक है, डेसिमल के बाद आ रहे हैं और नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इस वाले जीरो को भी काउंट करना है और इस वाले जीरो को भी काउंट करना है। आ रहा है समझ में, इस वाले जीरो को भी काउंट करना है, इस वाले जीरो को भी काउंट करना है। तो जब कौन से वाले जीरो को काउंट करना है, जब वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आए, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आए उनको काउंट करना है। तो हमारे यहां पर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर देखो, अगर आपको लिखा हुआ है 2 पेन्स, तो 2 पेन्स को तो आप लिख सकते हो 2.00000। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको लिखा हुआ है 2, सिंपल 2 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक, वहां पे क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पे क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 1000.5, तो देखो ये जीरो जो है वो किस कहां पर आ रहे हैं, जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं, जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं। तो यहां पे कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन 1000.5। अब देखते हैं 100 का। ठीक है, देखो 100 का देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जब जीरो को हम जब काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, जब वहां पे डेसिमल होगा और वो नॉन जीरो के बाद आ रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो के बाद तो आ रहा है, नॉन जीरो के बाद तो आ रहे हैं जीरो, बट यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1, इसको काउंट नहीं करना है 10⁻² को। ठीक है, सिर्फ नंबर को काउंट करना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1.0 है, डेसिमल भी और जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, डेसिमल भी और जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, दोनों काउंट करना है, 1 और 0 दोनों काउंट करना है। यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 1.00, तो यहाँ पे तीनों काउंट करना है, और 4.07, तो यहाँ पे भी तीनों काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल भी है और जो जीरो है वो 4 के बाद आ रहा है, तो 4.07 × 10⁻² में 4 हो जाएंगे, 4 नहीं 3 हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन एनी नंबर। मैंने आपको सारे एग्जांपल करवा दिए। ठीक है, आपको सारे एग्जांपल करवा दिए हैं, तो आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। देखो, अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और हमने वॉल्यूम निकाली, ठीक है, अलग अलग हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं,
तो प्रिसीजन क्या होता है कि जो कोई भी दो वैल्यूज है, कोई भी तीन वैल्यूज है, वो कितनी पास पास है, जो हमारी हमने निकाली है वो कितनी पास पास है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आई जो कि एक्यूरेट वैल्यू से बहुत ज्यादा मिलती है, उसको बोलेंगे हम एक्यूरेसी या उसको बोलेंगे हम एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, हमारी ट्रू वैल्यू जो है, हमारी जो परफेक्ट वैल्यू है 2 है। हमने 3 बार टाइट्रेशन करा, हमारे को रिजल्ट मिले 1.94, 1.95, 2.01। अब देखो ये 1.94 और 1.95 प्रिसाइज वैल्यू है। क्यों? क्योंकि दोनों एकदम पास पास हैं, तो इसको बोलेंगे प्रिसीशन या प्रिसाइज वैल्यूज। ये है प्रिसीशन। बट ये जो 2.01 है ये किससे पास है? ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू से बहुत पास है, मतलब एकदम मिलती है, एग्री करती है, तो इसको बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्यूरेट वैल्यू। तो दिस इज द फंडा ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन मतलब जो दो हमने मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो कितनी पास पास है, ये दोनों कितने पास पास है। और एक्यूरेसी मतलब कि जो हमारी थर्ड वैल्यू आएगी या कोई भी हमारी मेजरमेंट आएगी वो ट्रू वैल्यू के कितने पास में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखो, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स और फिर मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है, वो एग्जाम में बोलता नहीं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, बट आपको पता होना चाहिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है हमको आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 12.11 है, 18.0 है और 1.012 है। इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास 4 है। सबसे कम कौन सा वाला है? सबसे कम है 3। तो आपको आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में एक वैल्यू है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें? 3 में। ठीक है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है। तो आपको आंसर भी क्या करना है? 3 में ही लिखना है। तो आपका आंसर आएगा 31.122। 31.122। तो अभी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? अभी है 5। कितने हैं? 5 है। तो 5 में रिकॉर्ड नहीं करना है, 5 में छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है आपको 31.1। क्या लिखना है इसको? 31.1, क्योंकि अब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जितना क्वेश्चन में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही आपको आंसर में रिकॉर्ड करने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है 2.5 और 1.25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.125 आएगा। आपको आंसर 3.125 लास्ट में नहीं लिखना, आपको लिखना क्या है? देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं है? तो आपको आंसर जो है वो रिकॉर्ड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, आपको आंसर रिकॉर्ड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आ रहे समझ में? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? 2 है। तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.12। 3.12। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ के रूल्स भी बताऊंगा आपको, तो वो देखते हैं। अब देखो राउंड ऑफ के रूल्स, देखते हैं। देखो अभी हमारे पास है 1.386। क्या है हमारे पास? 1.386 है। अभी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आंसर लास्ट में रिकॉर्ड करना है। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 1.38, बट ये गलत हो जाएगा। 1.38 नहीं लिखना। देखो ये जो लास्ट का नंबर है ना, ये क्या है? मोर देन 5 है। ये क्या है? मोर देन 5 है। तो जो आपका पहले वाला नंबर होगा 8, वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 जो है 1 से बढ़ जाएगा, 9 बन जाएगा। 8 जो है 1 से बढ़ जाएगा तो 9 बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 1.39। जब आपका ये वाला नंबर जिसको आप हटा रहे हो वो मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मेरे को 3 में करना है, मतलब मेरे को 4 हटाना है। 4 हटाना है तो 4 को देखो, 4 जो है वो लेस देन 5 है। 4 लेस देन 5 है तो 4 के पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 4 अगर लेस देन 5 है तो 4 के वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 4 वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा 4 के पहले वाले नंबर में, तो ये 4.33 रहेगा। ठीक है, 4.33 रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा अगर लेस देन 5 है तो। अब देखते हैं इक्वल टू 5। अगर 5 के इक्वल है तो 2 रूल्स आते हैं यहाँ पर। 5 के इक्वल है तो आपको दिखना है 5 से पहले वाला। अगर आपके 5 से पहले वाला ऑड होगा तो आपको उसको इवन बना देना है +1 करके। ठीक है, +1 करके। अगर इवन है तो वो इवन ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज, वो इवन ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे।
तो क्या बोल रहा है वो 6.35 है। अब आपको अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। आपको 2 में रिकॉर्ड करना है आंसर। कितने में रिकॉर्ड करना है? 2 में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट। अब देखो 5 से पहले वाला नंबर 3 है। 3 क्या है? ऑड है। तो ऑड को क्या बनाना है? इवन बनाना है। इवन कैसे बनाओगे? इवन कैसे बनाओगे? +1 करके। इवन कैसे बनाओगे? +1 करके। +1 बनाओगे मतलब 6.4। तो 6.35 का 6.35 का राउंड ऑफ कैसे होगा? 6.4। 6.35 का राउंड ऑफ कैसे होगा? 6.4 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 6.25। अब ये 5 आ गया। अब इसको हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमको 2 में आंसर रिकॉर्ड करना है, तो क्या लिखेंगे? 6.2, ठीक है। क्योंकि 5 जो है, 5 के पहले वाला नंबर क्या है? इवन है। 5 के पहले वाला नंबर क्या है? इवन है। और मैं क्या बताया, अगर इवन होगा तो इवन ही रहेगा, नो चेंज। वहां पे इवन ही रहेगा, नो चेंज। तो 6.2 का 6.2 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है 8.55 पे। 5 के पहले ऑड नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड का क्या हो जाएगा? ऑड का हो जाएगा इवन, और इवन में भी कैसा? +1 करके। तो क्या हो जाएगा? 8.6। 8.6 मतलब 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कौन से वाले 5 की बात कर रहा हूँ मैं? इस वाले 5 की बात कर रहा हूँ। इस वाले 5 को तो आपको हटाना ही है, ठीक है। जो लास्ट वाले 5 उसको तो हटाना ही है, बट 5 के पहले वाला नंबर जो है वो 5 है। तो 5 ऑड है। ऑड में क्या करना पड़ेगा? ऑड को इवन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? +1 करके। तो 5 से 6 बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.6। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राउंड ऑफ द नंबर्स टू अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट देखो, आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। ये होता है यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व। वो बोल रहा है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज। तो देखो हमको पता है एक दिन में कितने होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। तो 2 दिन में कितने होंगे? 2 दिन में होंगे 24 इंटू 2 आवर्स। हमको पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 2 इंटू 2 24 इंटू 2 आवर में, देखो ये आ गया ना हमारे पास। तो 24 इंटू 2 आवर में कितने होंगे? 60 इंटू 2 इंटू 24 मिनट, इतने होंगे। ये होंगे। हमको निकाला सेकंड्स में। अब देखो हमको पता है 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास मिनट्स कितने हैं? 60 इंटू 2 इंटू 24 मिनट, इतने। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 24 सेकेंड्स। इतने सेकंड्स आ जाएंगे। मतलब हमारा क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में? 172800 सेकेंड्स। तो सिंपल आपको यूनिटरी मेथड से करना है, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में सिंपल आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा कुछ भी लिख रखा है, ठीक है। ये नहीं देखना, जो मैंने आपको बताया वैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड्स आपको सिंपल लगाना है, जो आपको पता भी होगा कुछ बच्चों को नहीं पता, तो अब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी। अगर 12th वाले देख रहे हो तो 12th के चैप्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है उसको 1 एटीएम में एक्सप्रेस करते हैं, बार में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 एटीएम जो है वो किसके इक्वल होता है? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? पास्कल में 101,325, ठीक है। 101,325 पास्कल के इक्वल भी होता है। पास्कल क्या? प्रेशर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। 1 एटीएम किसके इक्वल होगा? 1 एटीएम 1.01325 बार के इक्वल होता है। कैलकुलेशन इजियर करने के लिए हम 1 एटीएम को 1 बार के इक्वल ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 एटीएम और 1 बार इक्वल ही ले लेते हैं, क्योंकि 1.01 ही है। 1 एटीएम 760 टॉर्क के भी इक्वल होता है। 1 एटीएम 760 mm ऑफ एचडी के भी इक्वल होता है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। 760 mm ऑफ एचडी के भी इक्वल होता है। और 1 एटीएम हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचडी के भी इक्वल होता है। अब देख लेते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए हमने देख भी लिया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर के इक्वल होता है, जिसमें मीटर क्यूब जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है लीटर से। सबसे बड़ी यूनिट हमारी होती है मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं। देखो आपको 1 लीटर को लिखना है तो 1000 को उधर भेजना पड़ेगा। 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। तो 10⁻³ क्यूब बन गया। 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ को लिख सकते हैं डेसी, ठीक है। डेसी मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। डेसी मीटर क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसी मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml हमको पता है।
1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये पता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी, सीसी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमको 5 लॉज पढ़ने केमिकल कॉम्बिनेशन के। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज, ठीक है। 5 बेसिक लॉज है हमारे पास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबको पता है हमको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास है वो कंपाउंड्स का मास है वो सेम रहता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 2 ग्राम है, हाइड्रोजन है, H2 है तो 2 ग्राम है, H का होता है 1, H का होता है 1, ठीक है, H का होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 है, हाफ O2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करनी है आपको रिएक्शन पहले, ठीक है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हाफ O2 से क्या हो जाएगा, 32 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। O2 क्या है, 32, 32 का हाफ क्या हो, 16 ग्राम। 2 + 16 ये कितना है, 18 ग्राम। तो वही बोल रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोला जाता है, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया किसने था आपको, देखो जो नीट वाले हैं उनको केमिस्ट के नाम भी पता होना चाहिए, कौन सा लॉ किस केमिस्ट ने दिया था। तो ये किसने दिया था, एंटोइन लेवोसियर ने दिया था, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, नीट के PYQ है, ठीक है। नीट का PYQ है तो आपको पता होना चाहिए। जो लॉ ऑफ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था, एंटोइन लेवोसियर ने दिया था। अगर बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तो किसने दिया था, ये हमने जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, ठीक है। जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब H2O है हमारे पास, क्या है, H2O है, तो H2O में हमेशा 2:16 ही होगा, ठीक है। 2:16, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 16 होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, 16 होगा, मतलब 1:8 का रेशो में ही जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। चाहे आप वाटर ओशन से लेके आओ, ठीक है, चाहे आप वाटर ओशन से लेके आओ, चाहे आप वाटर आपके बकेट जो आपका घर का पानी है उससे लेके आओ, दोनों ही पानी में जो H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना होगा, 1:8 होगा, ठीक है। वो बोल रहा है हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहते हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। वो ये बोलता है या कंपाउंड में। इस लॉ को और क्या बोला जाता है, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन बोला जाता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि यहाँ पे नेचुरल सैंपल है, मतलब नेचर में प्रेजेंट था, और एक सिंथेटिक सैंपल बनाया है। अब दोनों में ही जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, ठीक है। कार्बन का प्रोपोर्शन सेम है 51.35, कार्बन का सेम है 9.74, और ऑक्सीजन का भी सेम है 38.91 और 38.91। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जहां पे एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो डेफिनेट रहता है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया किसने था, ये डाल्टन ने दिया था 1803 में, ठीक है। अब वो बोलता है इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट्स हमारे पास है H2 और O2 और वो 2 रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन में तो क्या होता है, एक रिएक्शन में हमारे पास H2 + O2 है और एक रिएक्शन में तो H2O बनता है, बट दूसरी रिएक्शन में हमारे पास H2O2 बनता है। क्या बनता है, H2O2 बनता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। क्या बोल रहा है, समझ आया, नहीं आया समझ तो बताता हूं। वो बोल रहा है कि एक के मास को फिक्स कर देते हैं, इसको 2 ग्राम लिया है तो इसको भी 2 ग्राम लिया है, ठीक है। इसके मास को फिक्स कर देते हैं, H2 के मास को फिक्स कर रहे हैं, एक के मास को फिक्स कर रहे हैं, तो जो दूसरा होगा वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो ये कितना है, ये हमारा है हाफ और ये हमारा है 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16 ग्राम और ये हो जाएगा हमारा 32 ग्राम हो जाएगा। हमने एक के मास को कांस्टेंट कर दिया है, एक के मास को फिक्स कर दिया है और दूसरे के मास का रेशियो निकाल रहे हैं। तो 16/32 मतलब 1:2। तो जो ये रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। जो रेशियो होगा O2 और O2 का, एक O2 H2O वाला है, एक O2 H2O2 वाला है, ये रेशियो जो होगा वो दोनों हमेशा क्या होगा, 1:2 ही होगा। वो ये बोल रहा है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 1:2 ही होगा। 16:32 और 1:2 होगा, हमेशा सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। ये किसने दिया था, गे ने दिया था, गे लुसेक ने दिया था। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसेक इन 1808। क्या बोलता है ये, उसने बोला कि व्हेन गैसेस कंबाइन्स और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सारी गैसेस सेम टेम्परेचर, मतलब उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया,
और अब वो बोल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही नंबर ऑफ वॉल्यूम भी है, जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही नंबर ऑफ वॉल्यूम भी है। मतलब अभी हमने रेशियो किसके किया था, ग्राम की फॉर्म में किया था। अभी हमने क्या किया था, 2 और 16 किया था, 2:16 और 1:8 की फॉर्म में किया था। अब हम किसकी फॉर्म में करेंगे, अब हम वॉल्यूम की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अब हम वॉल्यूम की फॉर्म में करेंगे इसको। तो अगर मान लेते हैं, अगर ये हमने 50 लिया, या मैं बोलता हूं ये हमने 100 लिया, अगर मैंने ये 100 ml लिया तो O2 को लेना पड़ेगा मुझे 50 ml, O2 को लेना पड़ेगा मुझे हाफ, तो O2 को लेना पड़ेगा 50 ml। तो जो रेशियो होगा, रेशियो कितना आएगा, 100:50। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2:1 आ गया। रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। रेशियो कितना आ गया, 2:1। 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन को। इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ, दिस इज द लास्ट लॉ। अब एवोगैड्रो क्या बोलता है, देखो एवोगैड्रो लॉ समझने के लिए आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी समझना पड़ेगा। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, देखो अब आप क्या कर रहे हो, आपने टेंपरेचर भी कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया प्रेशर कांस्टेंट, और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, वो पहले से ही हमारा कांस्टेंट है। तो आपने तीन चीजें कांस्टेंट कर दी, बचा क्या वी और एन, मतलब वी डायरेक्टली पूछ लो गया एन, वी डायरेक्टली पूछ लो गया किसके, एन के। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा वॉल्यूम, ये बोलता है हमारा एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो लॉ किससे आया है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब आइडियल गैस से डिफाइन हुआ है, ठीक है। आइडियल गैस से डिफाइन कर सकते हैं हम, आइडियल गैस से समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा हमारा वॉल्यूम, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, नीट पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये मेंस में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। हम थ्योरीज पढ़ते नहीं है, बट थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो डाल्टन ने क्या बोला कि जो मैटर है वो कंपोज्ड होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, कॉल्ड एटम्स। अब देखो उसने क्या बोला, इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग, ठीक है। उसने क्या बोला कि मेटल कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स, all atoms of a given element have identical properties including identical mass, atoms of different element differ in mass। जो atoms है different elements के, मतलब अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये दोनों क्या है, एटम्स है डिफरेंट मास के, ठीक है, एटम्स है डिफरेंट मास के। तो अगर H2 है तो H2 में सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के होंगे, और ऑक्सीजन है तो इसमें सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, जब H2 और O2 मिक्स कर जाएंगे तो H2O बन जाएगा, और एक फिक्स रेशियो होगा। कैसा, क्या रेशियो होता है, 1:8। क्या रेशियो होता है, 1:8 या 2:16 बोल सकते हो, 2:16 बोल सकते हो या 1:8 बोल सकते हो, ये भी हमने पढ़ लिया। और क्या बोला है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब सारे लॉस कंबाइंड हो गए, ठीक है, सारे लॉस कंबाइंड हो गए, बट एक लिमिटेशन थी इसकी, ठीक है, एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी, यही पूछा जा सकता है, क्या लिमिटेशन थी डाल्टन की। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। मतलब उसने गे-लुसेक लॉ एक्सप्लेन नहीं करा था, ठीक है, उसने गे-लुसेक लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गे-लुसेक लॉ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, किसने, डाल्टन ने, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स विच वाज आंसर्ड लेटर बाय अनदर साइंटिस्ट, ठीक है। उसको फिर आंसर करा लेटर साइंटिस्ट ने, कौन थे वो, एवोगैड्रो। नाउ नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां से, ठीक है, यहां से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखो एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोला जाता है, ठीक है। अगर आप बोलो एटॉमिक मास या आप बोलो रिलेटिव एटॉमिक मास, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। अब क्या एनसीईआरटी में इतना कंफ्यूजिंग दे रखा है, इतना हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज, एक एक चीज आपको समझाऊंगा अच्छी तरह, ठीक है। तो देखो इन 19th century scientists could determine the mass of atom related to another by experimental mean, as has been mentioned earlier. Hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, and other elements were assigned masses relative to it। तो उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन को 1 ले लिया, और हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट्स को असाइन किया गया उन्होंने एटॉमिक मास,
और एटॉमिक मास जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। However, the present system of atomic mass is based on the carbon 12 as a standard and has been agreed upon in 1961. अब जो है एटम्स के मासेस कैसे निकालते हैं? किसके रिलेटिव निकालते हैं? कार्बन 12 के रिलेटिव निकालते हैं, ठीक है। 6C12 के रिलेटिव निकालते हैं, ठीक है। 6C12 के रिलेटिव निकालते हैं। Here carbon 12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as 12C. In the system, 12C is assigned as a mass of exactly 12 atomic masses और AMU. अब देखते हैं एक एक चीज को। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम, कोई भी एक एटम का मास, ठीक है। एक एटम की बात हो रही है यहां पर, एक एटम की, ठीक है, एक एटम की बात हो रही है। मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/12 डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 6C12 एटम, ठीक है। कार्बन का एक एटम का मास डिवाइड करेंगे 1/12 से, मतलब 1/12 मतलब 1/12 मतलब 1/12 भाग या 1/12 हिस्सा किसका? मास ऑफ 1C12 एटम, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। अभी देखो ये एटॉमिक मास जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब भी आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकालोगे मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 6C12 एटम। अभी जो डिनोमिनेटर लिखा है मैंने 1/12 मास ऑफ 6C12 एटम किसके इक्वल होता है? 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है। 1 AMU के इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ 8O16 बता दो, तो क्या बोलोगे आप? 16 AMU बोलोगे। क्या बोलोगे? 16 AMU, क्योंकि AMU क्या है? बहुत छोटा है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, क्योंकि एक एटम तो बहुत छोटा होता है ना, एक एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसका मास क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इसलिए हमने क्या लिखा? 16 AMU लिखा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास बता दो 8O16 का, तो आप कैसे लिखोगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 6C12 एटम, जो कि क्या होगा? यूनिट लेस आएगा। वो AMU नहीं होगी उसकी यूनिट, वो क्या होगी? यूनिट लेस होगी। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 एटम ऑफ 7N14, तो क्या होगा? 14 AMU होगा। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1H2, तो कितना होगा? 1 AMU होगा। इसको 1 AMU को 1 U भी लिखते हैं, और यहाँ पे भी 14 U भी हो सकता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को U भी लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। जो 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इसके इक्वल है, ठीक है। इसको स्टार बना लेते हैं। 1 AMU किसके इक्वल है? 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 6C12 एटम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी AMU। AMU क्या है? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। क्या देखते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, अब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं? exist as more than one isotope. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, the average atomic mass of an element can be computed. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? Cl है, क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं मेनली, 17Cl35 और 17Cl37। मतलब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एक 35 एक 37 है। 35 वाले की जो अबेंडेंस होती है वो 75% होती है, मतलब वो 75% एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक मिक्सचर है हमारे पास, उसमें हमारे पास Cl35 है, Cl37 है, तो 75% जो होगा वो 35 वाला होगा और 25% जो होगा वो 37 वाला होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अबेंडेंस, कि कितना प्रेजेंट है। तो इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, प्लस 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 37 से, डिवाइड बाय टोटल कितना है? 75 प्लस 25 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको बस 35.5 AMU, ठीक है। कितना आ जाएगा? 35.5 AMU। मतलब ये कितना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम या एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास है 35.5 AMU। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास बोल लो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल लो, दोनों एक ही चीज है और ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है और ये क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो कैसे निकालोगे आप?
कैसे निकालोगे? 12 प्लस 1 इंटू 4 ऐसे निकालोगे, क्योंकि कार्बन के लिए होगा 12 और हाइड्रोजन के लिए 1 होगा और 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा? 16 AMU। क्या हो जाएगा? AMU, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक एटम की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो आपको लिखना है AMU। क्या लिखना है? AMU। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास, तो आप लिखोगे 16। सिर्फ क्या लिखोगे? 16, नो यूनिट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। जैसे एटॉमिक मास था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज को समझो जिससे कि रटना ना पड़े। ठीक है, जिससे कोई भी चीज रटनी ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो 16 होगा, बट आपसे पूछा जाए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो 16 AMU होगा। ठीक है, 16 AMU होगा। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए H2O का, तो H2O क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU। AMU मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आए समझ में? चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आता है फॉर्मूला मास। अब देखो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास हम उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जो कि लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। इन सच कंपाउंड्स सोडियम आयंस एंड नेगेटिव क्लोराइड आयंस एंटाइटीज आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे Na+ से होते हैं। ठीक है, वहां बहुत सारे Na+ और वहां बहुत सारे Cl- है। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालते हैं फॉर्मूला मास। क्या निकालते हैं? फॉर्मूला मास। इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। क्यों? क्योंकि देखो जो सोडियम क्लोराइड उसमें एक Na से सराउंडेड है 6Cl- एंड वाइस वर्सा, मतलब एक Cl से सराउंडेड है 6 Na+ और एक Na सराउंडेड है 6Cl-। तो बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- है, इसलिए हम फॉर्मूला मास डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं ऐसी स्पीशीज के लिए जो कि लैटिस में एग्जिस्ट करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो Na+ के लिए 23 हो जाएगा और Cl के लिए 35.5 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 58.8 ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला मास। ठीक है, बहुत ही कुछ डिफरेंस नहीं ज़्यादा, बस एक चीज़ डिफरेंट है कि ये लैटिस की फॉर्म में होते हैं और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बच्चों को बहुत अभी तक भी समझ नहीं आता। ठीक है, वो 12th में आते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ध्यान समझना, मोल कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपने बोला कि 1 किलो गाजर दे दो, 1 किलो आलू दे दो, तो 1 किलो क्या यूनिट है? 1 किलो यूनिट है। ठीक है, आप बोलोगे 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन क्या है? 1 दर्जन मतलब 12 केले, 1 डजन मतलब 12। अगर आप 1 डजन बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो 1 ग्रॉस मतलब 144 आइटम्स, अगर आप बोल रहे हो 1 स्कोर तो मतलब 20 आइटम्स। इसी तरह 1 मोल मतलब, इसी तरह 1 मोल भी क्या है? एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। केमिस्ट्री में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखते हैं, उसकी यूनिट है मोल। और ये मोल कितने किसके इक्वल होता है? मोल के लिए हम डिनोट करते हैं मोल, और मोल क्या है? हमारी यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और डिनोट कैसे करेंगे हम? अभी मैंने बताया था MOL से डिनोट करेंगे। ठीक है, MOL से डिनोट करेंगे। तो ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? ये 1 मोल है एक्चुअली किसके इक्वल? तो वो देखेंगे हम। तो एक्चुअली 1 मोल किसके इक्वल है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर हम बोलेंगे 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो यूनिटलेस है, ये यूनिट है। तो ये यूनिट है इसकी। ठीक है, ये यूनिटलेस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी यूनिट होती है, इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। तो देखो ये 6.02 इंटू 10⁻23 ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, ये 1 मोल के लिए डिफाइन है ना, तो इसको लिखेंगे पर मोल। क्या लिखेंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो इसकी यूनिट क्या होगा? मोल इनवर्स। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर ही तो है। क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर मतलब Na डिनोट करता है। ठीक है, N ऊपर और A छोटा सबस्क्रिप्ट में, A छोटा। तो जब भी इसकी यूनिट पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे? मोल इनवर्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मोल इनवर्स, क्योंकि हम पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं इसको। पर मोल के लिए मतलब 1 मोल में इतने हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको एन नोट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, ये बता दिया मैंने आपको। तो कोई भी एलिमेंट्री एंटाइटी में बी एन एटम, मॉलिक्यूल, एन आयन, एन इलेक्ट्रॉन, एनी अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड
group of particles, it may be emphasized that the mole of substance always contains the same number of entities. जो भी मैंने आपको बताया, no matter what the substance may be. In order to determine this number precisely, the mass of a carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer. अभी 6.02 आया कैसे वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। 6.02 आया कैसे वो देखो, वो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप ध्यान से देखते हैं पहले, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स या 1 मोल हीलियम एटम्स हमारे पास है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कितने एटम्स है, यहां पर कितने एटम्स है 1 मोल हीलियम एटम्स में, तो आप बोलोगे इजी 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सुनना ध्यान से, मॉलिक्यूल्स पूछा मैंने, CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बोलोगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स है, 1 मोल H2SO4 में कितने एटम्स है, बट H2SO4 क्या है, H2SO4 तो हमारा मॉलिक्यूल है, एटम्स कैसे निकालेंगे इसमें, तो पहले हमको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे, क्या निकालने पड़ेंगे पहले, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल H2SO4 में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो हमारे पास 7 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 7 × 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो दैट्स हाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो पहले आप मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल से एटम्स निकालोगे। अगर आपको एटम दे रखा है तो आप एटम निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बताइए मैंने आपको। अब देखते हैं कि जो 6.02 आया कहां से, 6.02 नंबर आया कहां से। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 AMU होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12 एटम, यही होता है। अब ये जो है, ये जो मास ऑफ 1 एटम, जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मास कहां से निकाला हमने, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब जिसको पता नहीं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है वो बता देता हूं। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम मास निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे हमको एक प्लॉट मिलेगा, उस प्लॉट को स्टडी करके हम मास निकाल सकते हैं किसी भी स्पीशीज का। तो पहले के जमाने में हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने मास निकाल लिया, तो उसका मास कितना आया, 1.99 इंटू 10⁻23 मास आया। कितना आया, 1.99 इंटू 10⁻23 मास आया। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1.62 1/6.02 × 10⁻23 ग्राम के। किसके इक्वल होगा, क्योंकि ग्राम में यहां पर, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/6.02 × 10⁻23 ग्राम के, या बोल सकते हैं 1/n0 ग्राम। n0 क्यों बोला, यहाँ पे na लगा दो, ठीक है, na ग्राम के। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 ग्राम। इतना समझ आया, आया समझ। 1 AMU किसके इक्वल हो गया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। आगे देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने आपको बताया ये 16 AMU होता है, बट मैं आपको बोल रहा हूं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के मास बता दो। पहले एक एटम का मास देखा हमने 16 AMU, बट मैं पूछ रहा हूं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास बता दो। तो कैसे करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 AMU से। अब AMU क्या होता है, 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻23 4 के इक्वल। 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻24 के इक्वल, या 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम के इक्वल। तो हम क्या रख देते हैं, हम ये रख देते हैं इसकी जगह, तो हमने ये रख दिया 1/6.02 इंटू 10⁻23, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 ग्राम। तो फाइनली हमको मिल गया 1 मोल का, ठीक है। अभी 6.02 क्या है, 1 मोल ही तो है, तो हमको मिल गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 8 ऑक्सीजन 16 का, ऑक्सीजन 16 का मास कितना आता है, 16 ग्राम आता है, ठीक है, 16 ग्राम आता है। मतलब अगर आपको एक एटम का निकालना है तो आपको AMU में लिखना पड़ेगा, अगर आपको 1 मोल का लिखना है तो आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। आपको किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा। आए समझ में। तो जो हमारा 6.02 है वो कहां से आया, 6.02 आया हमारा यहां से। इसके लिए 12 है, तो 12 डिवाइड बाय, और ये हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला है 1.99। ये क्या है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ऐसे आया है ये, जो मैंने आपको बता भी दिया पूरा सॉल्व करके, ठीक है, जो
मैंने आपको बताया यहाँ पे सॉल्व करके पूरा, ठीक है, यहाँ से ये पूरा बताया आपको 6.02 कहाँ से आया है, ठीक है। तो जब भी आपको पूछा जाए मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो वो होगा आपका 16 AMU। अगर आपको पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल तो वो होगा 16 ग्राम। सिंपल, आपको AMU से ग्राम लिखना है, ठीक है। और देखते एग्जाम्पल, अगर आपको पूछ रहा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो H2O कैसे निकालोगे, H2 मतलब 2, ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU। बट अगर आपको पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो सिंपल, आपको जब भी 1 मोल के निकालना होगा तो आपको AMU को लिखना पड़ेगा ग्राम में। समझ आया AMU क्या है और ग्राम क्या है? आई होप समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? अब मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, बहुत ही डिफरेंट थिंग्स है ये। मोलर मास क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी एक मोल के मास को बोलते हैं हम मोलर मास। किसी भी एक मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। तो देखो, तो द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यू। ठीक है, बताई दिया उन्होंने कि अगर जो हम यू में लिखते हैं ना, हम AMU में लिखते हैं, वही मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। बट यूनिट क्या होगी देखते हैं। देखो, हमको पता है कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O कितना होता है, 18 U होता है। मैंने आपको बताया 1 मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं 18 U लगाएंगे, 18 AMU लिख सकते हो आप, 18 AMU लिख सकते हो, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट या 18 U लिख सकते हो। मास ऑफ 1 मोल H2O, जो भी मैंने आपको बताया, U से क्या लिखोगे ग्राम में, तो मास ऑफ 1 मोल H2O 18 ग्राम हो जाएगा। बट आपको पूछा है मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास पूछा है, तो क्या लिखोगे 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल मतलब ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के लिए कितना मास है, 18 ग्राम है। एक मोल के लिए कितना मास है, 18 ग्राम है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ग्राम पर मोल। तो जो मोलर मास की यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल क्या होता है, और मोलर मास क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखो, अब मोल्स को जो है वॉल्यूम्स में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया N इज डायरेक्टली टू V, ठीक है। अब देखो, आइडियल गैस हमको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP के टाइम पे P जो है 1 atm होगा, प्रेशर 1 atm लेते हैं हम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बता रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं बता रहा हूं। NTP की बात नहीं कर रहे हम, STP की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर हम कितना लेंगे, 273.15 डिग्री केल्विन, ठीक है। 273.15 केल्विन मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, अगर डिग्री सेल्सियस बताओ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 ATM केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, 0.0821 होती है। और एन हमने मान लिया 1 मोल। अब हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। ये क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, 1 मोल के लिए हम 1 मोल को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। 1 मोल को हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो इस फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा V इक्वल्स टू nRT अपॉन P आ जाएगा। तो N की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 273.15 और P आ गया हमारा 1 atm। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 22.4 लीटर, मतलब एक मोल के लिए वॉल्यूम कितनी है, 22.4 लीटर, ठीक है। अब आप कोई भी एक मोल ले लो, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन ले लो, एक मोल हाइड्रोजन गैस ले लो, एक मोल ऑक्सीजन गैस ले लो, सब में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर हुआ, ठीक है। सब में 22.4 लीटर हुआ। तो अभी तक हमने पढ़ा, उसको समराइज करते हैं। क्या पढ़ा हमने कि जो 1 मोल होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ मास। 1 मोल किसके इक्वल होगा, इन नंबर 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10^23। अगर हमको लिखना है वॉल्यूम की टर्म्स में तो वो हो जाएगा 1 मोल इक्वल 22.4 लीटर। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत, तो इसको तो एकदम डब्बे में डाल लो, ठीक है, इसको डाल लो आप डब्बे में। चलते नेक्स्ट पे। अब ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब भी आपको मोल निकालना हो और आपको गिवन मास दे रखा हो तो गिवन मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज मोल, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज मोल, एंड गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज ऑल्सो अ मोल। तो इन तीनों फॉर्मूले से जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ये मास की फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको नंबर की फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। गिवन वॉल्यूम जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो आपको मोल मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मोल होंगे, 0.5, 1 मोल, 2 मोल, तो इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलते नेक्स्ट पे। तो इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है और मेरे को निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12, इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास कितना है? 12 प्लस 4 16 ग्राम, 16 ग्राम, तो 12 ग्राम अपॉन 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। आया समझ में? सिमिलरली इन लोगों ने कर रखा है वाटर के लिए, तो हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन देखो H2O है, तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 2 इंटू 1 1.008, वो तो बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट लेने के लिए, ठीक है। 2/18 इंटू 100 क्या करोगे आप? 2/18 इंटू 100, ये फॉर हाइड्रोजन हो गया। अगर ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? 16/18 इंटू 100, ठीक है। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है? मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से सुन लो। नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो नीट 2025 में भी आएगा। जब मैं आपको इस चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सारे PYQ 10 साल के, तो आप देख लेना, ठीक है। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वो सिंपलेस्ट होल नंबर दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है, होल नंबर रेशियो दिखाता है कौन? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट नंबर बताता है, वो रेशियो नहीं बताता। वो क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O2, H2O2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O2। मतलब ये क्या बता रहा है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन है, तो ये एग्जैक्ट हुआ। तो ये क्या हुआ? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। बट अगर मैं इसका रेशो लूँ, तो क्या हो जाएगा? 2:2 हो जाएगा, 1:1, मतलब HO। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब इसमें जो एटम्स है वो उनका रेशो, उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स है। क्यों? क्योंकि मैं इसको मे बी H2O2 हो, ये मे बी ये H3O3 हो, मे बी ये H4O4 हो, क्योंकि तीनों से रेशो क्या आएगा? 1:1, 3:3 क्या होता है? 1:1, 4:4 क्या होता है? 1:1। तो तीनों से रेशो क्या आ रहा है? 1:1 ही आ रहा है। मतलब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम्स प्रेजेंट है, बट आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता लगा सकते हो कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम्स प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि एक इंटीजर होगा, जो कि क्या होगा? एक इंटीजर होगा। उसको मान लिया हमने n। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला से n को मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। ये कर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ट्राई भी करते हैं। तो अगर हमारे पास HO है, HO को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या बन गया? H2O2 बन गया। मतलब ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, और ये हमारा क्या हो गया? n हो गया, ठीक है। तो आपको जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया और आपको n चाहिए, अभी n कैसे निकालेंगे? अभी n कैसे निकालोगे? आप न्यूमेरिकल करोगे तो n कैसे निकालोगे? तो देखो n निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है, फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। उससे आपका क्या निकलेगा? उससे आपका निकल जाएगा n निकलने के बाद आप क्या करोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से n को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, जो आपको अपनी स्टाइल से बताऊंगा कि कैसे आपको जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको जल्दी से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.2 है, ठीक है। आप देखो कैसे करना है वो समझना अच्छी तरह। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07, इसको लिखा है
0.07% हाइड्रोजन दिया है, 24.27% कार्बन है और 71.65% हमारा है क्लोरीन। और हमको बोल रहा है कि मोलर मास भी दे रखा है, ठीक है, हमको कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है, फॉर्मूला नहीं दे रखा है, हमको मोलर मास दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 98.96 ग्राम। और हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 1, ये जो दे रखे ना परसेंट, इनको क्या किसमें लिखना है, ग्राम में लिखना है। ये परसेंट दे रखे ना, ये परसेंटेज बाय मास ही दे रखे हैं, एक्चुअली परसेंटेज बाय मास ही दे रखे हैं। मतलब हमको दे रखा है हाइड्रोजन दे रखा है 4.07 ग्राम, 4.07 ग्राम, कार्बन दे रखा है 24.27 ग्राम, ठीक है, और क्लोरीन दे रखा है 17.65 ग्राम। ये हमको ग्राम में दे दिए, ये ग्राम में लिख लिया। अब क्या करना है, आपको इनका मोल्स निकालने हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो हाइड्रोजन के मोल्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 4/4.07/1, कार्बन के हो जाएंगे 24.27 डिवाइड बाय 12, क्योंकि कार्बन का क्या होता है मोलर मास। मोल्स के निकालते हो आप, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, बताया था ना अभी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो H हो गया 4.07/1, 1 होता है उसका मोलर मास, 24.27/12, 12 होता है मोलर मास। सिमिलरली क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा 71.65, ये 71.65 दे रखा है ना, डिवाइड बाय 35.5 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन के लिए। देखो अब इसको अच्छी तरह सॉल्व नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व करना है अप्रॉक्स लेके। तो देखो ये हो जाएगा 4, ऑलमोस्ट 4, ये हो जाएगा 12 × 2 24, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ये ऑलमोस्ट 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 70, तो ऑलमोस्ट 2 आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 आ गया, इसको ऑलमोस्ट 2 लिख देंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 लिख देंगे। अब सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर देखो, ये सबसे छोटा है या ये भी बोल सकते हैं। अब सबसे जो छोटा नंबर है ना, उससे तीनों को डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, जो सबसे छोटा नंबर है उसको उससे तीनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 2/2। क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये भी आ गया 1। तो मतलब किसके आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गए, कार्बन 1 आ गया और Cl1 आ गया। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, तो आपके पास C आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया 2 और Cl आ गया 1, यही आया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइनली। तो आपको 3 स्टेप करने थे, पहले आपको ग्राम में लिखना है, सेकंड आपको फिर मोल्स में कन्वर्ट करना है, और जो मोल्स आएंगे उसमें सबसे छोटा नंबर में से सबसे जो छोटा नंबर आएगा सबसे, उससे तीनों को डिवाइड कर देना है, 4/2, 2/2 और 2/2, और जो नंबर आएगा उनको वही आपके क्या होंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर्स होंगे फॉर डिफरेंट एटम्स। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमको उसके लिए एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन का क्या बताया था मैंने, एन बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये बताया था। तो एन हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा हमारा C 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 2 सॉरी 1 × 2 और 2 × 1 प्लस क्लोरीन 1 ये 35.5, 12 + 2 24, 24 प्लस 35.5 49.5, कितना आ गया 49.5। और मॉलिक्यूलर मास हमको मोलर मास दे रखा है 98.96, दे रखा है ना क्वेश्चन में 98.96, तो हमारा एन आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब 98.96 डिवाइड बाय 49.5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे एग्जैक्ट अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर लेना, तो एन आ जाएगा हमारा 2, एन कितना आ जाएगा 2। फिर क्या करना है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उससे मल्टीप्लाई करना है एन को, तो CH2Cl मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा C2H4Cl2। क्या आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। तो इससे पता लगेगा हमारे को कि हमारे कंपाउंड में एग्जैक्ट
2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे और 2 क्लोरीन थे। आया समझ में? तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चंस। सिर्फ न्यूमेरिकल आता ही है तो ध्यान समझ लो अच्छी तरह, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालना है आपको और एन की वैल्यू से निकालनी है, ठीक है। एन की वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और उसके बाद आपको ये करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब पहले समझते हैं स्टोइशियोमेट्री होती क्या है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखी हुई है हमारे पास, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को। क्या करना है? बैलेंस करना है रिएक्शन को। बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए हमेशा। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस पता होगा आपको, मैं बता देता हूँ वैसे भी। पहले देखते हैं कार्बन को, पहले देखना है इसको, फिर देखना है इसको। कार्बन को बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस्ड है, एक एक की दोनों साइड, एक एक की दोनों तरफ। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन पहले से बैलेंस थे। अब क्या पता लग रहा है, देखो ये 1 है और ये 1 है। अब देखो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये कोफिशिएंट्स इनको ही बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं कोफिशिएंट्स को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। दीज आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्री। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिख लिया, अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि एक CH4, या लिख सकते हैं ये जो एक दे रखा है ना वो 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 reacts with 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म क्या बना रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है, 1 मोल देना रहा है टू फॉर्म 1 मोल CO2 एंड, और क्या बना रहा है, 2 मोल H2O बना रहा है एंड 2 मोल H2O बना रहा है। आया समझ में? तो ये होता है हमारा स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो, अब आप इस 1 मोल को क्या लिख सकते हो, इस 1 मोल CH4 को आप लिख सकते हो 16 ग्राम, 12 + 4 16 ग्राम भी लिख सकते हो इसको। इस 2 मोल O2 के लिखोगे, O2 कितना होता है, 16 तो 32, 32 × 2 64, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 ने 64 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करी। क्या बनाया? इससे बनाया 44 ग्राम CO2 और क्या बनाया, 2 मोल H2O, 18 × 2 = 36 ग्राम वाटर बनाया। तो ये होता है स्टोइशियोमेट्रिक का एडवांटेज कि हमको स्टोइशियोमेट्री पता है तो हमको पता लग जाएगा कि कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 1 मोल CH4 2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइशियोमेट्री। अब आता है लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है यार? तो देखो एक रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन समझते हैं, एक अच्छी तरह रिएक्शन समझते हैं। हमारे पास A + 3B gives 4C and 6D। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टोइशियोमेट्री पढ़ा। हमको पता लग रहा है कि जो 1 मोल A है वो 3 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल A जो है वो 3 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमने स्टोइशियोमेट्री से देखा। हमने क्या देखा कि जो 1 मोल A है वो 3 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली हमारे पास है कितने, हमारे पास 4 मोल प्रेजेंट है और 20 मोल B प्रेजेंट है। और हमको निकालना है कि D कितना बनेगा हमारा। हमको क्या निकालना है कि हमारा D कितना बनेगा। आ रहा समझ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं? तो देखो 4 मोल है हमारे पास, तो 4 मोल से हमको पता है कि 1 मोल A से 3 मोल B रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 4 मोल A से कितना मोल B रिएक्ट करेगा, 3/1 × 4, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 12 मोल B रिएक्ट करेगा। कितना मोल B रिएक्ट करेगा, 12 मोल B रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 मोल से 3 मोल B रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास 4 मोल है, तो 4 मोल से 12 मोल ही रिएक्ट करेगा। हमारे पास कितना है, B, हमारे पास B है 20 मोल, मतलब कितना बचेगा, ये एक्सिस में है, B क्या है, एक्सिस में है, और B कितना बच जाएगा, B बच जाएगा 8 मोल, या रिमेनिंग B रह जाएगा हमारा कितना, 8 मोल B। तो ये एक्सिस में है, तो एक्सिस वाले को तो हटा ही दो, एक्सिस वाले को हटा दो। रिएक्शन किससे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो लिमिटिंग है, जो लिमिटेड है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम बन रहा है, प्रोडक्ट की यील्ड कम हो रही है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो अगर हमको निकालना है डी कितना बनेगा, तो हम देखेंगे ए को, वापस रिएक्शन लिखता हूं मैं, 1a + 3b गिव 4c + 60, है ना। और मैं कितने लिए थे, 4 मोल और 20 मोल। हमने ये देख लिया कि 4 मोल के साथ 12 मोल बी रिएक्ट करता है, मतलब बी जो हो गया वो एक्सिस में हो गया, और ए जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हमने देख लिया है, और आपको पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट की यील्ड को कम करता है, या प्रोडक्ट की यील्ड उसी पे डिपेंड होती है। ठीक है, प्रोडक्ट की यील्ड किस पे डिपेंड होती है, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डी कितना बनेगा अगर हमने 4 मोल लिया है ए। तो देखो 20 मोल को तो भूल जाओ, 20 मोल पे डिपेंड नहीं करेगा बी, डिपेंड किस पे करेगा, ए पे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ए से अगर हम रिएक्शन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ए से हमारा क्या बन रहा है, 6 मोल डी बन रहा है। तो हमारे पास 4 मोल ए हैं, तो 4 मोल ए से कितना बनेगा, 20 मोल डी बनेगा। कितना बनेगा, 20 मोल डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मोल। आ रहा है समझ में, 20 मोल डी बनेगा। तो डी की जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्योंकि ए खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन किससे करेगा, बी। अगर ए खत्म हो जाएगा तो बी किससे रिएक्शन करेगा, किसी की रिएक्शन नहीं करेगा। आ रहा है समझ में। वट एवर विद द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, बी कितना ही बचाओ, बी 8 ग्राम बचा हो, बी 10 ग्राम बचाओ, बी के पास और कोई सब्सटेंस नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हेंस दिस रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यील्ड को कम करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कम करता है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, 4 लास्ट के टॉपिक्स जो कि है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है हम उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन को। तो हमारे पास 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, और वेट परसेंटेज भी बोलते हैं उसको। सेकंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलैरिटी, एंड फोर्थ इज मोलैरिटी। तो ये करके सारे पढ़ते हैं। तो देखो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल से देखते हैं। क्या है, मेरे पास पानी है और मैंने क्या कर दिया, NaCl डाल दिया। तो NaCl क्या हो गया, मेरा सॉल्यूट हो गया। NaCl में मान लो मैंने 3 ग्राम डाला और मेरा पानी का जो मास है वो 50 ग्राम है। जो मेरा पानी का मास है वो कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये 50 सॉल्वेंट का है और ये मास ऑफ सॉल्यूट का है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 + 50। क्या करना पड़ेगा, 3 + 50 मतलब 53 ग्राम। सॉल्यूशन का मास किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो 3/50 इंटू 100। आया समझ में, इंटू 100। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द मास परसेंटेज। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सेकंड पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक मान लेते हैं, एक मिक्सचर है हमारे पास। क्या मान लेते हैं कि एक मिक्सचर है हमारे पास जिसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे पास, A B C। 3 हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स है, A B और C। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, देखो x से नहीं करते हैं। ठीक है, x से नहीं करते हैं, काय से करते हैं। देखो ऐसे ही बनता है, x जैसा ही बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, काय। ठीक है, काय। तो देखो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो क्या होगा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए क्या है, Na अपॉन टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर। सिमिलरली एक्स भी हो जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ बी क्या है, Nb
Na प्लस Nb प्लस टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc, टोटल मोल्स सेम रहेंगे, टोटल मोल्स सेम रहेंगे. सिमिलरली वी विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C. हाउ? मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर. तो यहां पे हो जाएगा Nc Na प्लस Nb प्लस Nc. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट द मिक्सचर. कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो आप सीधे निकाल सकते हो. अगर 4 होंगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd हो जाएगा. ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो जो XA प्लस XB प्लस XC है वो 1 के इक्वल होगा. आप कर भी सकते हो, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि Na प्लस Nb प्लस Nc से डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc है, 1 से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये फ्रैक्शन होता है. ठीक है, फ्रैक्शन को आप टोटल करोगे ना, जब आप पूरे फ्रैक्शन को टोटल करते हो तो 1 ही आता है. ठीक है, तो सिंपल इसी में समझ सकते हो. और मोल फ्रैक्शन कितने भी कंपोनेंट्स का 1 ही होगा. अगर आप 2 कंपोनेंट्स लोगे तो क्या हो जाएगा, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1. तो मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB प्लस XC का 1 होगा. तो अगर आपको 2 दे रखे हैं, ठीक है, आप इसका यूज कहां पर है, तो अगर आपको 2 दे रखे हैं तो आप तीसरा निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से. 1 में से माइनस कर दो इन दोनों का तो आपको C का मिल जाएगा. ठीक है, चलते हैं लास्ट की 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है 12th वालों के लिए भी और 11th में तो आता ही आता है. और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखना, मोलैरिटी और मोलैलिटी. और CUT में भी यहां से क्वेश्चन आता है, वो बताऊंगा ही मैं. ठीक है, अब देखो मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है सिर्फ. इसको डिनोट करते हैं M से. इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. देखना, सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना होता है. ठीक है, लीटर में. अगर एमएल में तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, जो मोलैलिटी है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से. ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, डिवाइड बाय, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में अलग है कुछ, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. ठीक है, यहां पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. और ये सॉल्वेंट आपको लेना पड़ता है केजी में, इन केजी में लेना होता है. तो डिफरेंस हो गए. अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी. क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है तो केजी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मोल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो लीटर हो गया. आ रहा है समझ में. तो हमारे पास ये यूनिट की बात हो गई. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से. इसको लिखते हैं मोलर, कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया. इसको लिखते हैं मोलल से, इसको लिखते हैं मोलल से. अब लास्ट पॉइंट देख लो, जो कि CUT में, नीट में, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो सब में आता है. जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. अभी टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी हमारी क्वांटिटीज है जिसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वो सारी टेम्परेचर डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो इसकी वजह से ये जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. बट यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है. मास टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता. टेम्परेचर आप चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, मास डिपेंड नहीं करता, मास चेंज नहीं होता. तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्लियर. सो these are the differences between the molarity and molality. और आपको फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे. यूनिट का ध्यान रखना है आपको, और ध्यान रखना है कि लीटर में लेना है इसको और इसको केजी में लेना है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीट द चैप्टर. हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है. दी एंड. नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल लो. तो नेक्स्ट आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1 शॉट, जिसमें हम पूरी NCERT कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो ये इसके साथ ही आपकी नीट की स्टार्ट हो गई है फ्री सीरीज, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स आएंगे और हर वीडियो में आपको एक चैप्टर पूरा मिलेगा. प्लस और क्या आने वाला है आपके पास इंपॉर्टेंट PYQs आने वाले हैं हर चैप्टर के. इंपॉर्टेंट PYQs आने वाले हैं चैप्टर वाइज. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी.
अगर आपको कोई भी फ्रेंड नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर से जरूर भेजना, क्योंकि इसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर करी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें जो कि एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। तो नीट वालों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है ही ये, और 11th-12th वालों के लिए भी हेल्पफुल है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।